अप्रत्यक्ष मौखिक जांच के नुकसान। देखिए, फायदे इसके बहुत हैं क्योंकि जहां पर मुखबिर खुद ही अवेलेबल नहीं होता है अपनी जानकारी देने के लिए, वहां पर हम किसी तीसरे व्यक्ति से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट इसके अपने आप में नुकसान भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जिस अन्य व्यक्ति से आप जानकारी ले रहे हैं, किसी और की जरूरी नहीं है कि वो सही हो। और अगर आपने वो गलत व्यक्ति का ही चुनाव करा हो, तो उस केस में भी आपको जो जानकारी प्राप्त होगी, जो भी डेटा आप इकट्ठा करेंगे, वो गलत हो सकता है। और सबसे बड़ा इसमें जो चीज देखनी होती है वो ये है कि जो भी अन्वेषक डेटा इकट्ठा कर रहा है, उसके पास बुद्धिमत्ता हो, कौशल हो और पूरा साहस हो। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करना है वो मुखबिर से नहीं करना है, किसी और व्यक्ति से करना है। तो यहाँ पर उसकी बुद्धिमत्ता और कौशल बहुत ज्यादा काम में आती है। अगला आता है साक्षात्कार विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में या साक्षात्कार विधि में डेटा इकट्ठा करने के लिए मौखिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में प्रस्तुति या मौखिक उत्तेजना और उत्तर शामिल है। इसमें जो अन्वेषक होता है और जो मुखबिर होता है वो आमने सामने होते हैं, और अन्वेषक मुखबिर से प्रश्न करते हैं और जो भी उनकी महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको वो प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार के अगर प्रकार की बात करें तो पहला यहाँ पर आता है मानकीकृत साक्षात्कार और एक आता है गैर मानकीकृत साक्षात्कार। मानकीकृत साक्षात्कार में पहला साक्षात्कार आता है संरचित साक्षात्कार। इसमें जो भी अन्वेषक होता है वो मुखबिर से एक उनकी प्रश्नावली पहले से ही सेट होती है, फाइनल करी जाती है, और उसी सीरीज में वो प्रश्न अन्वेषक अपने मुखबिर से पूछते हैं। असंरक्षित में जो भी वहां पर वातावरण होता है, वातावरण के अनुसार जो भी उनके प्रश्न होते हैं उसे वो ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गैर मानकीकृत साक्षात्कार में पहला आता है व्यक्तिगत, दूसरा आता है समूह। व्यक्तिगत में होता है जब मुखबिर और अन्वेषक दोनों एक एक होते हैं। मतलब पहला होता है आमने सामने, कि मुखबिर और जो अन्वेषक है वो आमने सामने बैठे हैं और 1 to 1 यहाँ पर क्वेश्चंस करे जाते हैं। टेलीफोनिक साक्षात्कार में जो अन्वेषक होते हैं वो मुखबिर को टेलीफोन करते हैं, फोन के द्वारा वो अपनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर मध्यस्थ साक्षात्कार, ये आजकल बहुत चलन में है, कि जो भी उनके प्रश्न होते हैं वो मुखबिर को भेज देते हैं अन्वेषक, और मुखबिर उनका जवाब लिखकर अन्वेषक को वापस भेजते हैं। या कई बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी कॉलेज की या कहीं की भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पर अपने आप एक ऑटोमेटिक आ जाता है लिखा हुआ, हाय हाउ आर यू, इस तरह से। तो वहां पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी जाती है। समूह साक्षात्कार में जहां पर भी अन्वेषक को लगता है कि उनके पास धन और समय की कमी है, तो वो एक एक मुखबिर से बात करने की बजाय वो 4-5 मुखबिरों को एक साथ बिठाते हैं और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त होती है वो समूह में होती है, जो कि टाइम और धन की बचत करने में मदद करते हैं। अगला आता है साक्षात्कार विधि के लाभ। यहाँ पर क्योंकि मुखबिर और अन्वेषक आमने सामने बैठ के बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी यहाँ पर डेटा इकट्ठा होता है वो सटीक होता है। अन्वेषक मुखबिर की प्रतिक्रिया भी जान सकता है क्योंकि वो सामने बैठा हुआ है। अगर मुखबिर किसी भी प्रश्न का जवाब देने में हिचकते हैं तो वो उनके चेहरे से साफ पता लग सकता है, और अन्वेषक उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को किसी और भाषा में या किसी और तरह से उनके सामने रख सकता है। कोई भी कठिन प्रश्न होता है तो उसको समझाने में भी आसान हो जाता है। कई बार मुखबिर को कोई प्रश्न समझ नहीं आता है तो अन्वेषक इस विधि का यूज करते हुए उनको कठिन प्रश्न को आसान बना देते हैं।
नुकसान की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर उत्तरदाता जो है, जो मुखबिर है, वो बहुत ज्यादा है तो ये विधि ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। अगर भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है तो धन और समय दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं। और इसके लिए क्योंकि सारा का सारा जो निर्भरता है वो अन्वेषक के ऊपर होती है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उनका जो प्रशिक्षण है वो ढंग से किया गया हो। क्योंकि अगर उनका प्रशिक्षण ढंग से नहीं किया होगा तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी ढंग से प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगला आता है द्वितीयक आंकड़े। वो जितने भी हमने अभी विधियां पढ़ी थी सारी जो थी वो थी प्राइमरी डेटा से रिलेटेड, प्राथमिक डेटा से रिलेटेड। अब है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक डेटा वो होते हैं जो पहले से ही एकत्र किए होते हैं, जैसे कि किसी भी जर्नल में, पत्रिकाओं में, या फिर कोई भी शोध प्रकाशन होते हैं जो पहले से ही थीसिस पब्लिश्ड होती हैं, या थीसिस जो है वो कॉलेजेस में रखी गई हैं, या किसी भी गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड है, तो ये सारे के सारे द्वितीयक आंकड़े में आते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही गवर्नमेंट ने इकट्ठा करा होता है। और इस प्रकार का जो डेटा है वो प्रकाशित भी हो सकता है, अप्रकाशित भी हो सकता है। प्रकाशित मतलब जैसे जर्नल हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, या किसी ने अपनी पीएचडी पब्लिश करा दी, या फिर किसी की पीएचडी पब्लिश नहीं है तो वो आ जाता है अप्रकाशित रूप। कोई भी प्राथमिक डेटा कोई भी डेटा जब इकट्ठा करा जाता है तो पहले वो प्राथमिक होता है, उसके बाद वो द्वितीयक बन जाता है। क्योंकि जो प्राइमरी डेटा होता है, जो प्राथमिक डेटा होता है, उसे सबसे पहले अपने उद्देश्य के हिसाब से हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो पब्लिश हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, कई बार अप्रकाशित भी रहता है। और जब किसी और अन्वेषक को उस डेटा की जरूरत पड़ती है तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर उस डेटा को अपने हिसाब से बदलना पड़ता है, अपने उद्देश्य के हिसाब से बदलना पड़ता है। द्वितीयक आंकड़े के प्रकार की बात करें तो प्रकाशित डेटा जो पहले से ही सभी लोगों के लिए अवेलेबल होता है वो है प्रकाशित थीसिस। कोई भी अगर रिसर्चर होता है उसने अपनी थीसिस को पब्लिश करा लिया है तो वो आ जाएगा। किसी भी सरकारी संगठन की रिपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अगर कोई भी रिपोर्ट है पहले से ही उनकी वेबसाइट पर या फिर किताबों में अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर प्रकाशित डेटा में आ जाएगी। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जैसे FAO ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO है, ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। और कोई भी अगर स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, कोई भी आंकड़े होते हैं अलग अलग विषयों पर तो ये प्रकाशित करते हैं। जैसे कोई हेल्थ पर करता है, कोई फूड पर करता है, तो ये सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट में आती है। ये पहले से ही प्रकाशित होती है। जिसको भी इसका इस्तेमाल करना होता है वो अपने उद्देश्य के हिसाब से इन्हें बदल सकता है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों का डेटा, यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर बहुत सारे प्रशासनिक विभाग होते हैं जो अपने रेगुलर काम के लिए, जो अपने रूटीन काम के लिए कुछ डेटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आज की डेट में कितने बर्थ रजिस्ट्रेशन हुए, कितने डेथ रजिस्ट्रेशन हुए, टेलीफोनिक डायरेक्टरी हो गई। तो ये सारा का सारा डेटा जो है ये कुछ प्रशासनिक विभाग होते हैं जो इकट्ठा करते हैं। और इसका डेटा जब वो इकट्ठा करते हैं तो प्राथमिक होता है। जब उस डेटा की हमें जरूरत पड़ती है अपने किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तो वो डेटा द्वितीयक आंकड़े में बदल जाता है। अगला आता है अप्रकाशित डेटा। अप्रकाशित डेटा में कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ संस्थाएं होती हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो डेटा इकट्ठा तो करते हैं लेकिन उसे पब्लिश नहीं करते हैं। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र को PhD अवार्ड होती है तो उनकी लाइब्रेरी में रखी रहती है बट वो पब्लिश नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है अप्रकाशित डेटा का। द्वितीयक आंकड़े के लाभ की अगर बात करें तो ये जो डेटा होता है इसे इकट्ठा करना बहुत आसान होता है क्योंकि पहले से ही ये मौजूद होता है। आपको सिर्फ उसे इकट्ठा करना है और उसे अपने उद्देश्य के अनुसार बदलना है।
इस तरह का जो डेटा होता है इसमें कम समय भी लगता है, धन भी कम लगता है, क्योंकि आपको एक एक मुखबिर के पास जाकर डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कोई भी अगर कमियां होती हैं, कोई भी अंतराल होता है, उसको आसानी से पहचाना जा सकता है और उनको दूर करने के लिए तुरंत कदम भी उठाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ भी स्टडी करनी है 2010 से 2021 तक के लिए, और कुछ डेटा ऐसा है जो पूरे 21 तक के लिए मौजूद नहीं है, या कुछ ऐसी कमियां थी जो डेटा तो कलेक्ट हो रखा है 2010 से 21 तक का, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो उस डेटा में मौजूद नहीं है, तो उन कमियों को निकाला जा सकता है और उस डेटा में और अच्छी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसे पूर्ण करा जा सकता है। द्वितीयक आंकड़े के अपने आप में नुकसान भी है। कई बार क्या होता है कि जो डेटा मौजूद होता है और हमें जो जांच करनी है, वो दोनों आपस में मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेटा किसी और चीज के लिए इकट्ठा करा गया है, हमारा उद्देश्य उससे मिलता जुलता है, लेकिन किसी भी वजह से हो सकता है कि उस डेटा को हम अपने उद्देश्य अनुसार बदल ना पाए। तो उस केस में नॉर्मली ये होता है कि हमारा उद्देश्य भी पूर्ण नहीं होता और जो डेटा इकट्ठा करा होता है वो हमारे उद्देश्य के अनुसार नहीं होता है। कई बार जो एजेंसी होती हैं जो डेटा को इकट्ठा करती हैं, उनका जो अनुभव है उस पर भी संदेह हो सकता है कि क्या उनको डेटा कलेक्ट करने का अनुभव है या फिर नहीं है, या जो हमें डेटा वो दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से सही है या फिर नहीं है। अब जो आपका द्वितीयक डेटा होता है, यहाँ पर सटीकता, उचित सटीकता मतलब एक्यूरेसी की बात करें अगर हम, और विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी की बात करें, तो वो पूर्ण रूप से नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा इकट्ठा करा गया है वो किसी और ने करा है, अपने अनुसार करा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो डेटा हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो विश्वसनीय है या फिर नहीं है। और आखिरी यहाँ पर आता है कि माप की जो इकाई है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम हो। मान लीजिए मुझे कोई भी अगर डेटा चाहिए किलोग्राम में, और वो डेटा अवेलेबल है, उपलब्ध है मिलीग्राम में, तो कई बार बदलने, डेटा को अगर मैं चेंज करूंगी मिलीग्राम से किलोग्राम में या किसी भी और माप की इकाई में, तो हो सकता है वहां पर गलतियां हो जाए या डेटा उस इकाई में उपलब्ध ना हो जिस इकाई में मुझे वो चाहिए। सो ये था द्वितीयक आंकड़े के नुकसान। अगला आता है डेटा विश्लेषण। तो अब तक हमने जितनी भी विधि पढ़ी थी वो थी प्राइमरी डेटा और द्वितीयक डेटा इकट्ठा करने की। उसके बाद जब हमारा डेटा एक तरह से इकट्ठा हो गया अलग अलग स्रोतों से, तो अगला सवाल ये आता है कि इस डेटा का हम लोग विश्लेषण करेंगे कैसे, डेटा एनालिसिस कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेटा विश्लेषण होता क्या है। डेटा विश्लेषण का मतलब होता है कि जो भी आपने डेटा इकट्ठा करा है, संग्रह करा है, उसकी सफाई करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना, और उस व्याख्या की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डेटा विश्लेषण। देखिए, डेटा की सफाई से मतलब है कि मैंने जैसे मान लीजिए प्रश्नावली विधि का उपयोग करके डेटा इकट्ठा करा। अब उसमें जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रश्नावली मुझे प्राप्त हुई हो वापस वो पूरी की पूरी हो। कुछ हो सकता है किसी ने, अगर मैंने 50 सवाल दिए थे तो किसी ने 25 ही करे हो, या किसी ने बहुत ही गलत तरीके से, अगर मैंने 4 उनको विकल्प दिए थे, उन्होंने एक सवाल में 2 विकल्प पर टिक कर दिया हो। तो इस तरह के जो डेटा होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो डेटा विश्लेषण में सबसे पहले काम क्या होता है, डेटा की सफाई करी जाती है कि जो डेटा आपके उपयोग में काम, आपके आपके काम आ सकता है, उसको छांटा जाता है और उसी पर आगे काम करा जाता है। और उस डेटा की सफाई करने के बाद हम बहुत सारे उपकरण यूज करते हैं, और उन उपकरण को इस्तेमाल कर कर डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, और जो भी हमारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो उससे निकाला जाता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से डेटा का विश्लेषण हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।